सभी को नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म और उसके जीवन परिचय से संबंधित व्याख्यान दिया। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार तथा पोप के साथ जो समझौता किया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह नेपोलियन की उपलब्धि रही है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। युद्धों से मुक्त होने के बाद नेपोलियन ने देश की आंतरिक सुधार की ओर ध्यान दिया। फ्रांस की क्रांति के 10 वर्षों में अव्यवस्था तथा अराजकता के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा बिगड़ गई। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी युद्धों की जटिलता के कारण नवीन व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। नेपोलियन इस बात को आवश्यक मानता था कि देश का शासन सुव्यवस्थित हो और क्रांति के आदर्शों के अनुरूप उसमें सुधार हो। नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था कि मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है। उसने केंद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाया एवं घोषणा की कि फ्रांस को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता। यह उसका स्वयं का मत था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन ने ऐसा सुदृढ़ एवं व्यवस्थित शासन स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें जनता सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपना जीवन शांति से बिता सके। इसके साथ ही उसने क्रांति के मुख्य लाभों अर्थात समानता एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति को बनाए रखा। उसने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। यह इसके शासन सुधारों की श्रेणी में आता है जो कि इसने लागू किए। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन के आर्थिक सुधारों की। फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। करों को वसूल करने का ठीक प्रबंध भी नहीं था। मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था। कृषि और व्यापार नष्ट हो रहे थे। अतः नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। उसने मितव्ययता पर ध्यान दिया। कर वसूल करने का कार्य केंद्रीय सरकार के पास रहा। इससे करदाता और सरकार दोनों को लाभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण की स्थापना के उद्देश्य से नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया, जिसे वित्त संबंधी अनेक अधिकार दिए गए। बैंक द्वारा फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास हुआ। इसके अलावा बैंक से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। क्रांतिकाल में सामंतों और चर्च की जो भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई थी, वह उन्हीं के पास रहने दी गई। नेपोलियन ने यथासंभव सेना के खर्च का बोझ विजित प्रदेशों पर डाला और फ्रांस की जनता को इस भार से मुक्त रखने की कोशिश की। यह इसके आर्थिक सुधार थे, जनता को सुविधा या लाभ प्रदान करने की दृष्टि से। नेपोलियन ने व्यापार के विकास के लिए आवागमन के साधनों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया। व्यापारियों तथा साहूकारों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी व्यवसायियों को नई मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी उद्योग की वस्तुएं अधिक लोकप्रिय हो सकें, इसके लिए अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाने लगा। उत्कृष्ट वस्तुएं बनाने वालों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाने लगा ताकि वो अधिक से अधिक अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था नेपोलियन के द्वारा की गई उत्पादन के क्षेत्र में। स्वदेश की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधीनस्थ देशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल आयात करके बनी हुई वस्तुओं का महंगा निर्यात किया गया ताकि फ्रांस को अधिक
लाभ हो, ऐसी आर्थिक सुधार की नीतियां नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में लागू की गई और आयात को कम से कम और निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने की उसकी जो सोच थी वह उसने आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में लागू की और जनता को करों का जो भार उन पर था अधिक से अधिक उसको भी कम करने का प्रयास किया अपने आर्थिक सुधारों के माध्यम से नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन की शिक्षा संबंधी सुधारों की। नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया, अर्थात उसे चर्च के नियंत्रण से बाहर कर दिया। शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए नेपोलियन ने शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित किया: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना की गई। सैनिक शिक्षा के लिए मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा के लिए पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। उसने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोले, जो आज भी फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में प्रतिष्ठित संस्थाएं मानी जाती हैं। नेपोलियन ने निर्धन और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की और शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्थान भी स्थापित किया ताकि अधिक से अधिक नई रिसर्च और शोध को जो है बढ़ावा दिया जा सके, नई नई खोजों के माध्यम से छात्रों को अवगत कराया जा सके, जिससे भावी पीढ़ी को इससे लाभ हो। अध्यापकों तथा विद्यालयों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। नेपोलियन ने विभिन्न विषयों के अनुसंधान केंद्र खोलकर साहित्य, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया। तो इस प्रकार से नेपोलियन के आर्थिक सुधार जो है, शिक्षा संबंधी सुधार है, वो बहुत मायने रखते हैं फ्रांस के लिए, फ्रांस की जनता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज भी यह प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं शिक्षा संबंधी सुधार नेपोलियन के। उसने प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय शिक्षाओं में शिक्षा को 4 भागों में बांटकर इनके लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, निर्धन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और उच्च शिक्षा के लिए अनेक केंद्र खोले, जिससे कि शिक्षा संबंधी सुधार आसानी से जनता को प्राप्त हो सके। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन के द्वारा जो पोप के साथ समझौता किया गया उसकी। क्रांति काल में चर्च तथा पादरियों की बहुत निंदा की गई थी। नेशनल असेंबली ने चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था। क्रांतिकारियों ने गिरजाघरों को तर्क गृह का रूप देने का प्रयत्न किया था। चर्च की शक्ति कमजोर करने की हर संभव कोशिश की गई थी। इन सबसे फ्रांस के अधिकांश कैथोलिक असंतुष्ट थे। नेपोलियन राज्य की बहुसंख्यक जनता पर पोप का जो प्रभाव था उससे अवगत था। उसने एक बार कहा भी था कि लोग कहेंगे कि मैं पोपवादी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। इस प्रकार के विचार स्वयं नेपोलियन के रहे थे। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में वह तटस्थ था, परंतु धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में करना चाहता था। फलस्वरूप उसने 1802 ईस्वी में पोप से धार्मिक समझौता कर लिया, जो कॉन्कॉर्डेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। बिशपों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार
सरकार को दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया। क्रांतिकाल में जिन पादरियों को कैद कर लिया गया था उन्हें मुक्त कर दिया गया। पादरियों को राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भाग गए थे उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। पोप ने क्रांतिकाल में चर्च की जब्त भूमि पर से अपना अधिकार त्याग दिया तथा यह भी निश्चित हुआ कि पादरी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। तो यह एक नेपोलियन का पोप के साथ बहुत महत्वपूर्ण समझौता था जो कि 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने पोप से किया। चर्च अब राज्य का प्रतिद्वंदी न होकर उसका सहभागी हो गया था, तथापि पोप की प्रधानता धार्मिक क्षेत्र में नाम मात्र के लिए कायम रही। इस प्रकार की व्यवस्था नेपोलियन ने की, उसको सहयोगी के रूप में लिया, न कि विरोधी के रूप में, और इस समझौते के माध्यम से उसकी प्रधानता भी उतनी नहीं रही जो कि फ्रांस की क्रांति से पहले पोप की थी। जीवन के हर क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप था, उसको सीमित कर दिया गया। जिन किसानों को चर्च की भूमि मिली थी वे नेपोलियन के भक्त हो गए। नेपोलियन की नीति से फ्रांस की जनता संतुष्ट हो गई, जिससे नेपोलियन की सरकार को प्रबल जन समर्थन प्राप्त हो सका था। परंतु यह समझौता बहुत समय तक नहीं चला। 1807 ईस्वी में उसने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया और पोप को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी थे उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास किया समझौते के माध्यम से, और पोप की चर्च की जो प्रधानता थी फ्रांस में उसको भी काफ़ी हद तक सीमित किया। तो यह नेपोलियन की उपलब्धियां रही जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। शासन संबंधी सुधार, आर्थिक संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार तथा पोप के साथ समझौता की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं नेपोलियन की कानून संहिता की, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की एक बहुत ही महान उपलब्धि रही। संहिता अर्थात कानूनों का एक संग्रह है। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अनेक कानून थे और उसमें पारस्परिक असंगतियां थी। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया विधान बनाने का कार्य कमेटी को सौंपा था, परंतु आंतरिक विद्रोह तथा रक्तपात एवं बाह्य आक्रमणों के कारण इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया था। नेपोलियन ने इस ओर ध्यान दिया और कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। नेपोलियन की कानून संहिता में 5 तरह के कानूनों का संग्रह है। पहला है सिविल कोड अर्थात नागरिक संहिता। दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अर्थात नागरिक प्रक्रिया की संहिता। तीसरा कानून है पीनल कोड अर्थात दंड विधान। चौथा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता। तथा पांचवा है कमर्शियल कोड अर्थात व्यवसाय संबंधी कानून। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने 5 तरीके के कानूनों का संकलन किया, संग्रह किया, जिसे कि नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इस विधि संहिता के निर्माण में नेपोलियन ने व्यक्तिगत रुचि का प्रदर्शन किया था और उसकी इच्छानुसार ही इसका निर्माण हो सका था। इस संहिता में कोई नई बात न थी, तथापि जिस रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था उससे फ्रांस के कानूनों को एक नया रूप मिला था। फ्रांस में क्रांति से पहले तथा क्रांतिकाल में बने असंख्य कानूनों को समाप्त कर दिया गया। इन कानूनों को बनाने में एक पुरातन एवं क्रांतिकारी कानूनों का समन्वय किया गया था। इनमें एक ओर पुराने कानूनों के दोषों को दूर किया गया तथा दूसरी ओर
क्रांतिकारी समय के नवीन और उपयोगी कानूनों को भी उचित स्थान इस संहिता में दिया गया। जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। क्रांति के समय कानूनों के लिए सबकी समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस तरह विशेषाधिकार और सामंती नियम समाप्त हो गए। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त करके सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। ऐसी व्यवस्था की गई। विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी बंधन माना गया। नेपोलियन ने इस कोड के अंतर्गत परिवार को एक पवित्र इकाई माना। परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। नेपोलियन ने स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया। उनको पूर्णतया अपने पति के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था नेपोलियन ने उसकी कानून संहिता में की गई। कैथोलिकों के विरोध के बावजूद भी नेपोलियन ने सिविल मैरिज तथा तलाक को स्वीकार किया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसलिए वे नेपोलियन के समर्थक बन गए और पक्के भक्त बन गए, क्योंकि उनकी भूमि पर उनका मालिकाना हक जो है वो नेपोलियन ने कानून संहिता के माध्यम से हमेशा के लिए स्थायी कर दिया था और वही इसके मालिक बने रहेंगे। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका, ऋण, पट्टेदारी तथा स्टॉक कंपनियों के संबंध में अनेक प्रकार के उपबंध रखे गए। एकमात्र सरकार ही मुआवजा देकर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी। ब्याज की दर निश्चित कर दी गई। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए। मालिक मजदूर संघर्ष में अदालतों को यह अधिकार देना कि मजदूरों की अपेक्षा मालिकों के हितों को महत्व दें, संहिता के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन था। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने जो कानून संहिता बनाई उसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया और उसी के अनुरूप कानून बनाया गया। नेपोलियन की कानून संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति सिविल मैरिज के समय वर वधू को नेपोलियन की संहिता की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए सेंट हेलेना में एक बार कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यह उसका कथन है जो कि सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन ने कहा था। वस्तुतः कानून संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। इतिहासकार फिशर ने कहा है कि विधि संहिता चाहे कितने भी अपूर्ण क्यों न हो, अच्छी है और यदि उस कार्य को तब तक पूरा न किया जाता तो आज फ्रांस बिना संहिता के रह जाता। विशेषाधिकार की अपेक्षा उसमें वर्णित समानता का सिद्धांत सबसे अच्छा है। विधि संहिता सभ्य समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा क्रांतिकाल के असंख्य विधानों तथा पुरानी स्थायी परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करती है। वह एक उदारवादी एवं जनतंत्रीय अभिलेख है। इतिहास में उसका महत्व इस बात में है कि उसमें उन विशाल सामाजिक सुधारों को लेखबद्ध करके स्थायी बना दिया गया जिनकी लहर यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद फैलाई गई थी। यद्यपि नेपोलियन ने कानूनी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी यह विधान उसकी कानूनी योग्यता का ज्वलंत उदाहरण है। इतिहासकार CDM केटलबी ने लिखा है कि यह संहिता सामान्य बुद्धि तथा अनुभव पर आधारित थी, न कि सिद्धांतों पर। इसमें कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक पक्षपात नहीं था। यह धार्मिक सहनशीलता तथा समानता की गारंटी देती थी तथा
सिविल विवाह तथा तलाक की अनुमति देती थी। दूसरी ओर यह पारिवारिक जीवन के मूल्य तथा पिता की प्रभुसत्ता तथा निजी संपत्ति को भी सुरक्षा प्रदान करती थी। ऐसे विचार इतिहासकार केटलबी ने नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में लिखे हैं, जो कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण और महान उपलब्धि थी। नेपोलियन की कानून संहिता चाहे अपूर्ण एवं संक्षिप्त थी, परंतु इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यूरोप के बाहर भी इसे लागू किया गया। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए उसके बारे में अध्ययन किया। उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उसके बारे में अध्ययन किया गया, और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो कानून संहिता थी नेपोलियन की, वह उसकी सबसे महान उपलब्धि थी, जो कि आज भी फ्रांस यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, जिसका आज भी उसी तरीके से पालन किया जाता है जिस समय इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था। धन्यवाद।